नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने अरस्तु के बारे में पढ़ा, अरस्तु की पृष्ठभूमि हमने पढ़ी, अरस्तु का राज्य पर सिद्धांत और अरस्तु की नागरिकता, अरस्तु की दास प्रथा, सबका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, सबका अलग अलग वीडियो है। अब हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत को यूँ कहेंगे कि 6 भागों में बांटा है, लेकिन सबसे मुख्य जो भाग है वो संपूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय, यानी दो भागों में इसको बांटा है। तो सबसे पहला जो न्याय इसमें कहेंगे वो संपूर्ण न्याय है और दूसरा विशिष्ट या आंशिक न्याय कहेंगे। अब हम अरस्तु को देखते हैं कि यहाँ पे विशिष्ट न्याय को भी वह 2 भागों में बांटता है। पहला इसमें है विवरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक या परिशोधनात्मक न्याय। इसी को ही हम परिकारात्मक न्याय या दंडात्मक न्याय से नाम से भी जानते हैं। ये जो दंडात्मक न्याय है यह भी 2 भागों में बटा हुआ है, ऐच्छिक न्याय और अनैच्छिक न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु की न्याय व्यवस्था क्या है, जिसके आधार पर वह समाज को न्याय दिलाने की बात करता है और सद्गुण के विकास की भी बात करता है। तो इसमें जो अरस्तु है, एक व्यक्ति का समाज से क्या न्याय मिलता है, व्यक्ति का, समाज का समाज से, और एक राज्य का दूसरे राज्य से। इस आधार पे हम देखेंगे व्यक्ति का जो न्याय है वो कहाँ कहाँ डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संपूर्ण या सार्वभौमिक न्याय, यूनिवर्सल न्याय या समाज केंद्रित न्याय है। ये जो है ये न्याय समाज केंद्रित है, यानी समाज पर आधारित है। अर्थात समाज का संपूर्ण समुदाय जब नैतिक हो जाए, यानी कि संपूर्ण समाज विकास करते करते विकास की एक चरम सीमा पर पहुंच जाए, जहां से वे राज्य के नियमों का स्वेच्छा से पालन करने लगे, अरस्तु इसे ही सार्वभौमिक न्याय कहता है। चलिए आइए हम समझेंगे कि अरस्तु का जो संपूर्ण न्याय है वो क्या कहता है। यह समाज केंद्रित न्याय मानता है। इसमें कहता है जब व्यक्ति विकास करते करते अपनी चरम सीमा पर, एक विकास की चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे उचित अनुचित का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर उसके बाद इन सभी पर वह अपनी स्वेच्छा, यानी कि राज्य के नियमों पर वह स्वेच्छा से उसका पालन करता है, राज्य के नियमों का। इसी को ही अरस्तु सार्वभौमिक न्याय कहता है। तो अगर व्यक्ति प्राकृतिक कानून को, संवैधानिक कानून को, नैतिक कानून या सामाजिक कानून, इन सभी पर अपनी स्वेच्छा से वह पालन करता है, तो इसी को ही अरस्तु संपूर्ण न्याय कहता है। अब हम बात करेंगे दूसरे न्याय की कि अरस्तु दूसरे न्याय के बारे में क्या कहता है। तो दूसरा हमारा न्याय है विशिष्ट या आंशिक न्याय। इसमें अरस्तु देखता है यह व्यक्ति केंद्रित है। इसके ऊपर जो हमने संपूर्ण न्याय को देखा था वह सामाजिक केंद्रित है, या समाज के समूहों पर, यानी समाज के सभी वर्ग पर ये एकत्रित होकर स्वेच्छा से न्याय के सभी नियमों का ये पालन करते हैं। इसमें एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति के केंद्र पर आधारित है कि एक व्यक्ति किस तरह से समाज का भागीदारी या हिस्सेदारी निभाता है और किस तरह से वो न्याय का पालन करता है। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का समाज में क्या योगदान होता है। अरस्तु एक व्यक्ति के 2 योगदानों की रूप की बात करता है। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। अब हम देखेंगे कि अरस्तु एक व्यक्ति को कैसे समाज में रखता है। तो अरस्तु कहता है जो व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य के आधार पर उसके समाज में अंश होते हैं, यानी कि व्यक्ति अगर सकारात्मक कार्य करता है तो उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव दिखता है, और यदि व्यक्ति नकारात्मक कार्य करता है तो उसका भी समाज में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह बताता है कि अगर व्यक्ति अपने कार्य को करता है तो वह 2 ढंग से करता है, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें वह सकारात्मक योगदान को, अच्छे कार्यों को कहता है। यानी व्यक्ति अगर नैतिक भलाई परोपकार की बात करता है या इसका कार्य करता है तो वह सकारात्मक योगदान देता है समाज में। और
यदि व्यक्ति बुरे कार्य, चोरी, डकैती, लूटमार करता है तो उसका प्रभाव समाज में नकारात्मक पड़ता है। तो व्यक्ति समाज में जो योगदान देता है, इसी के आधार पर अरस्तु कहता है कि व्यक्ति को पुरस्कार या जो दंड दिया जाता है राज्य से, इसे ही अरस्तु विशेष न्याय कहता है। यानी हम समझ सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों के आधार पर व्यक्ति को समाज के द्वारा दंड या पुरस्कार जो मिलता है, उसे ही हम अरस्तु का विशेष न्याय कहेंगे। अब हम ये जो विशिष्ट न्याय है, इसको भी दो भागों में बटा हुआ देखते हैं। तो आइए हम इसकी भी बात करते हैं कि जो विशिष्ट न्याय है या किन किन दो भागों में बटा हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है विवरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक या परिशोधनात्मक न्याय, या इसी को ही हम दंडात्मक न्याय भी कहते हैं। तो बात करते हैं विवरणात्मक न्याय क्या है। अरस्तु का न्याय वितरणात्मक यानी बटा हुआ न्याय है। वह कहता है प्रत्येक व्यक्ति में विवेक की क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, तो उसे उस व्यक्ति द्वारा समाज में योगदान भी अलग अलग होता है। अब हम समझते हैं कि ये वितरणात्मक न्याय में क्या कहता है अरस्तु। वह कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसकी विवेक, क्षमता, योग्यता सब कुछ अलग अलग होते हैं, तो इस आधार पे व्यक्ति अपना समाज में अलग अलग योगदान देता है। अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो वह अच्छे कार्य करता है। अगर जिसकी क्षमता, कैपेसिटी अधिक होती है, विवेकशील होता है, उसकी योग्यता हाईएस्ट होती है, तो वह सबका अलग अलग होता है। तो सभी व्यक्ति अपना अपना समाज में अलग अलग प्रकार से योगदान देते हैं। तो इसमें हम एक अरस्तु का कोटेशन देखेंगे कि अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहता है व्यक्ति को राज्य द्वारा उसकी योग्यता के अनुरूप धन, पदवी, पद एवं पुरस्कार देना ही वितरण करना ही न्याय का सच्चा स्वरूप है। यानी जो ये योग्यता कहता है, इस योग्यता को ही अरस्तु अपनी भाषा में सद्गुण कहता है। यानी कि अगर व्यक्ति के अलग अलग कार्य हैं तो उसी योग्यता के आधार पर, यानी उसी सद्गुण के आधार पर ही व्यक्ति को पद, पुरस्कार या पदवी, धन का जो वितरण किया जाता है, उसी को ही अरस्तु सच्चा न्याय कहता है। अब हम आगे देखते हैं वितरण। जो वितरणात्मक न्याय है, यह एक रेखा गणिती पर आधारित है। जैसे हम कह सकते हैं अंक गणिती और रेखा गणिती। अरस्तु जो कि रेखा गणिती पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, रेखा गणितीय आधार पर, तो वह कहता है कि व्यक्ति को जो सद्गुण यानी योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति को यहाँ धन, पदवी या पुरस्कार देने की बात करता है। इसी को हम रेखा गणिती कहेंगे। लेकिन अगर हम अंक गणित की बात करते हैं तो अंक गणित में हम देखते हैं कि जो पद, पदवी या फिर सम्मान, जो धन का वितरण होता है, व्यक्ति को समान रूप से दिया जाता है, उसमें योग्यता को नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अरस्तु कहता है कि नहीं, व्यक्ति को जो है उसका वितरण रेखा गणितीय आधार पर यानी योग्यता के आधार पर व्यक्ति को पद, धन, पदवी का वितरण किया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं अरस्तु समानुपाती समानता के आधार पर भी वितरण का बात करता है। ये भी कहता है कि व्यक्ति समान होता है, इसलिए उसके समानता के आधार पर ही उसका वितरण करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। देखिए यहाँ अरस्तु एक बहुत बड़ी बात कहता है। वह कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार कीजिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार कीजिए। अब हम देखेंगे कि अरस्तु नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है। कहता है व्यक्ति के सकारात्मक योगदान की बात करता है। यानी इसमें ये व्यक्ति की अच्छे यानी योग्यता की बात करता है, सद्गुण की बात करता है। तो यह एक तरह से सकारात्मक योगदान की बात करता है। इसमें हम विधायी क्षेत्र को लेते हैं, यानी जो
विधायी मतलब विधायिका होता है, जिसमें कानून को बनाया जाता है, यानी सबके कार्यों का वितरण, सबके पद का वितरण, सबका क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए, इसका ये इसमें बात करता है। अब हम इसकी तुलना हम आगे करते हैं, देखते हैं। ये तो था हमारा वितरणात्मक न्याय। अब हम परिशोधनात्मक न्याय की बात करेंगे कि इसमें अरस्तु क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दंडात्मक, परिशोधात्मक या सुधारात्मक न्याय। राज्य में उत्पन्न विकार को सुधारने का कार्य राज्य करता है, अतः इसे सुधारात्मक न्याय कहेंगे। यानी राज्य में जो विकार उत्पन्न हो जाता है, अगर राज्य में अन्याय होने लगता है, तो अरस्तु कहता है कि इस आधार पे हमें सुधारात्मक न्याय का सहारा लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। वह कहता है सुधारात्मक न्याय में अंक गणितीय वितरण को यह मानता है। अंक गणितीय, इसके पहले हमने देखा कि जो अरस्तु है वह रेखा गणितीय आधार को इम्पॉर्टेंट देता है, और हमेशा एग्जाम में रेखा गणितीय आधार अरस्तु का देखने को मिलता है। इसमें ये जो न्याय है, इसमें अंक गणितीय वितरण को बताता है, यानी कि समान व्यक्ति को समान, चाहे व्यक्ति योग्य हो या अयोग्य हो, सभी को दंड पुरस्कार एक जैसा ही मिलना चाहिए। इसमें व्यक्ति की योग्यता के आधार पर ना मानकर, बल्कि सभी व्यक्ति को या समान मानकर दंड देने की बात करता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, या इसमें नकारात्मकता की बात करता है, यानी कि दंड देने की बात करता है। तो आगे चलिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। यहाँ एक आधार पर व्यक्ति को अपराध पर, यानी कोई एक व्यक्ति है जो अपराध करता है और वही अपराध दूसरा व्यक्ति अगर करता है, तो सभी व्यक्ति को समान दंड देने की बात करता है, चाहे वह व्यक्ति कितना ही क्यों ना विद्वान हो, या फिर वह कितना ही क्यों ना मूर्ख हो, या इसका जो है ये नहीं तुलना करता है कि व्यक्ति वह विद्वान है तो उसको कम दंड देना चाहिए, या उसकी दंड जो अपराध है उसको उसके अपराध को कम करके उसे कम सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा उसकी बात नहीं करता है। या समानता की बात करता है कि अपराध कोई भी हो, व्यक्ति को उसी के आधार पर उसको सज़ा देने की बात करता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें यह नकारात्मक योगदान की बात करता है। नकारात्मक यानी दंड देने का जो कार्य होता है, केवल उसी की ये बात करता है। इसमें न्यायिक क्षेत्र आते हैं। न्यायिक क्षेत्र आप समझ ही गए होंगे कि इसको पढ़ते हुए, न्यायिक क्षेत्र इसलिए आता है क्योंकि अगर कोई अपराध होता है तो व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो अभी आपने इसको पढ़ा है, सुधारात्मक या परिशोधनात्मक न्याय, यह भी दो भागों में बटा हुआ है। इसको भी हम देखते हैं। यह पहला भाग है इसका ऐच्छिक, और दूसरा भाग है अनैच्छिक। ऐच्छिक जो है, ऐच्छिक न्याय, इसमें व्यक्ति के मध्य जो समझौता होता है, यह न्याय एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मध्य होता है। यह स्वेच्छा से जो व्यक्ति समझौता करता है, अरस्तु कहता है अगर दो व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं और उसमें से कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। यानी हम कहेंगे जो व्यक्ति आपस में मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से अगर कोई व्यक्ति उन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो अधिकारों का उल्लंघन करता है, राज्य का पालन नहीं करता है, उसे दंड मिलना चाहिए। यानी ये एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मध्य समझौते की बात को कहता है। और हम दूसरे में देखेंगे अनैच्छिक। अनैच्छिक में ये कहता है जब किसी की इच्छा के विपरीत उसे चोट पहुंचाया जाए, जब किसी इच्छा के विपरीत उस व्यक्ति को उसे चोट पहुंचाया जाए, तो न्यायपालिका उस अपराधी को दंड देता है। आप जैसे समझिए कोई व्यक्ति है, किसी का अपहरण कर लेता है, तो जो अपहरित हुआ व्यक्ति, उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति उसका अपहरण करता है, तो न्यायपालिका का ये फर्ज होता है कि उस अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। ये अनैच्छिकता पर आधारित होता है। इसमें दो व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, यानी व्यक्ति आपस में मिलकर इसमें कोई इच्छा अपनी सहमति नहीं देते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो कि न्यूट्रल होता है, उसकी इच्छा नहीं होती है,
और सामने वाला जो कि उसकी इच्छा होती है ऐसा करने की, तो इसी आधार पे यहाँ कहता है कि व्यक्ति को अगर अनैच्छिक मतलब यानी जिसकी इच्छा ना हो उसके अनिच्छा पर भी अगर सामने वाला व्यक्ति उससे चोट या घात पहुंचाता है तो न्यायपालिका द्वारा उसे दंड देना चाहिए। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये जो अरस्तू का न्याय है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।